भारत में कृषि इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से चली आ रही है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। शुरुआत से ही अगर बात की जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी भारत की 60% से अधिक आबादी कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में भारत जैसे देश में उन्नत तकनीकों के सहारे कृषि कार्य के मायने भी अधिक बढ़ जाते हैं। इसी के मद्देनजर कई संस्थानों में कृषि से जुड़े कई कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन एक जो बड़ा भ्रम सामान्य विद्यार्थियों के मन में होता है कि एग्रीकल्चर कोर्स कर हम किसान ही बन सकते हैं। जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग के कृषि विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद कुमार और इसी विभाग की सहायक प्राध्यापिका मिस रितिका नारायण। दरअसल जब अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात डॉक्टर अरविंद से ऑफ कैमरा हो रही थी तो वह बता रहे थे कि एग्रीकल्चर कोर्स करने का मतलब केवल किसान बनना नहीं होता है। विद्यार्थियों के इसी भ्रम से जुड़े सच्चाई और कृषि से जुड़े कोर्सों के बारे में इस बातचीत में हम जानेंगे। साथ ही ऐसे कोर्सों को करने के लाभ के साथ साथ रोजगार के संभावनाओं पर भी इनसे बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला और सबसे पहले हम इस खास कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत करते हैं। शुरुआत डॉक्टर अरविंद आपसे। सर, जो एक विद्यार्थियों के मन में जो एक बड़ा भ्रम होता है कि एग्रीकल्चर कोर्स, हालांकि जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं, दरअसल मैं उसकी बात कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर का मतलब किसान बनना, एग्रीकल्चर कोर्स करना मतलब किसान बनना। अभी आप ऑफ कैमरा भी मुझे बहुत कुछ बता रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो, और ख़ास करके ऐसे विद्यार्थी जो इसकी इच्छा तो रखते हैं लेकिन ज्ञान के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते, तो दरअसल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एग्रीकल्चर कोर्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। धन्यवाद शमीम जी। सबसे पहले आपका इस आईसेक्ट विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आपने क्वेश्चंस पूछा हमसे, ये आप ही नहीं, सारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी जो माता पिता मुझसे मिलने आते हैं वो भी हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अपने बेटा को कृषि पढ़ा रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं, इसके दोस्त भी कहते हैं, अरे तुम क्यों कृषि पढ़ने जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आईटी सेक्टर में जा रहे हो, क्यों नहीं तुम बीटेक करने जा रहे हो। तो इस तरह के तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उस बच्चों को हम लोग सही से एक मार्गदर्शन करते हैं। पेरेंट्स को भी हम लोग टाइम से हम लोग बात करते हैं और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं जो हमारे विद्यार्थी इस साल अभी पास आउट होकर निकल भी गए और अच्छे जगह पे वो कार्यरत भी हैं। और भी विद्यार्थियों को और भी हम लोग कैंपस प्लेसमेंट कराने जा रहे हैं। जो कृषि कंपनियां हैं, जो सीड कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जॉब है, जो एनजीओज हैं जैसे आत्मा हैं, ये सारे तरह की जो संस्थान हैं उसमें हमारे विद्यार्थी और हम लोग भी कार्यरत हैं और हम लोग भी उसमें प्रयत्नशील हैं कि वो विद्यार्थी वहाँ तक पहुँचे और अपनी पढ़ाई को, अपना उसका टारगेट है, माता पिता का जो उद्देश्य है वो पूरा कर सके। जब से सृष्टि की रचना की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति हम आज से 15 लाख ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। उसमें जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य को जाना गया तो प्रथम तरीके से हम लोग बंदर, उसके बाद जावा मैन, होमो सेपियंस के रूप में हम लोग जानते हैं और जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें कि कृषि का, जब मनुष्य के सोचने की क्षमता बढ़ी, उसको बाद उसको भूख लगी तो क्या खाया जाए, हम लोग इस पर भी बात करेंगे सर। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको और ख़ास करके जो विद्यार्थी हैं उनको ये चीज़ आप क्लियर करें और बताएं मुझे कि जब हम कृषि कोर्स की बात करते हैं या कृषि कोर्स का ध्यान करते हैं कि हमें उस ओर जाना है, तो उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है कि हम क्या लेके पढ़ें कि उस कोर्स को हम आगे जाके कर सकें। देखिए शमीम जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये है, कन्फ्यूजन है कि हम इंटरमीडिएट तो कर लिए,
इंटरमीडिएट जैसे मान लीजिए कि वो PCM दैट की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर कर लिया। बहुत जैसे छात्र के मैथ बायो केमिस्ट्री लेकर पढ़ लिए। और जो ख़ास तौर से अगर बात करें इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर की, वो तो बच्चे परिपूर्ण हैं। अगर उसका बेसिक अगर ज्ञान देखा जाए तो इंटरमीडिएट में वो पढ़ चुके होते। लेकिन अगर हमारे संस्थान में जो BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स कोर्स बच्चा जो PCM ग्रुप वाले हैं, दैट मीन कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, और जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। और उसको सही तरीके से हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जो थोड़ा साइंस वाले बच्चे होते हैं उनको कृषि तकनीकी, कृषि के ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो उनको डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, आप बताना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 12वीं साइंस से पढ़ाई करी है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं? जी, आपने जो जो इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद बच्चे कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी की। अगर बेरोजगारी की बात करें तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि आप नौकरियां बहुत है, लेकिन आप प्रयत्नशील रहें, सही मार्गदर्शक पे जाएं। और दूसरा चीज़ कि आपको चुनाव सब्जेक्ट का सही करना है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप BSc कृषि हॉनर्स में एडमिशन लें। और हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे से अच्छे जो प्राध्यापक हैं, आपको प्रयोगात्मक और थ्योरी अच्छे तरीके से, आपका फील्ड का भी जो काम होता है, आपका लैब का भी यहाँ पे काम होता है। और समय समय पर एक्सपोजर विजिट भी कराए जाते हैं, समय समय पर सेमिनार भी कराए जाते हैं, समय समय पर मीडिया से भी कांटेक्ट किया जाता है कि बच्चे उस फील्ड में आने वाले समय में कोई बाधाएं ना हो और आपने अच्छे से अपने ज्ञान को अर्जित करें और अच्छे जगह पे जा सकें। तो ख़ास करके कई विद्यार्थियों में ये भ्रम भी होता है कि कृषि को बहुत आम नज़रिए से लोग देखते हैं, और ख़ास करके जब ज्ञान का अभाव होता है तो वो सोचते हैं कि चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो पढ़ाई अगर चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अभी सर ने जैसा बताया कि ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं की परीक्षा साइंस से पास की है और तभी वो आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, और फिर BSc एग्रीकल्चर की बात कर लें या फिर आगे की जो पढ़ाई होती है MSc एग्रीकल्चर वगैरह, वो फिर कर सकते हैं। अब मैं मैम की ओर रुख करना चाहूँगा, और मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई बार ये होता है कि ख़ास करके हम जब झारखंड के परिवेश में अगर हम बात कर लें तो ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ करके मैट्रिकुलेशन करके फिर 12वीं की पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई जिन्होंने करी है और फिर वो साइंस की पढ़ाई फिर 12वीं में की, और तो वो बच्चे भी एडमिशन लेते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेज़ी माध्यम के जो खास करके जो CBSE के बच्चे होते हैं ज़्यादातर, तो वैसे ही बच्चे का एडमिशन यहाँ होता है? ये थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए। धन्यवाद सलीम जी। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी भाषा इसमें बाध्यता नहीं बनती है। ये हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। ठीक है। और जो बच्चे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चों ने एडमिशन ले रखा है जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हिंदी माध्यम से ही कर रखी है, लेकिन अंग्रेजी अब दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चलन में उसका बस डिमांड ज़्यादा है, थोड़े उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर बच्चे समय रहते हुए थोड़ी सी उसको अपनी इंग्लिश को थोड़ी सी इम्प्रूव करें तो उनके लिए कहता है इंग्लिश इज ऑर्डर ऑफ द डे। यस, ऑफ कोर्स। इस वजह से क्या है कि थोड़ी सी उनकी स्कोप बढ़ जाएगी। लेकिन ये आप ऐसा निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत है कि जो भी हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं उनके लिए ये कोर्स नहीं है, वो आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे हिंदी माध्यम के बच्चे हों या इंग्लिश माध्यम के, दोनों के लिए समान है, कोर्स आसान है, तो आसानी से ये किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में मैं मैम आपसे जानना ये चाहूँगा कि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, ऐसे में ऐसे कोर्सों की महत्ता कितनी बढ़ जाती है खास करके हमारे देश में? बिल्कुल, इस कोर्स का अपना ही एक महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 60-65% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से निर्भर हैं अपनी रोजगार के लिए। कृषि ये एक ऐसा आपका कोर्स है, कृषि विज्ञान, जो कि आपको कृषि से जुड़े सारी तकनीक, सारी समस्याओं का समाधान भी बताता है और बहुत सारे नए तकनीक से भी अवगत कराता है। भारत में हर साल जितनी भी जीडीपी होती है उसमें अकेला कृषि जो है 17 से 18% जीडीपी सालाना उसका अपना एक वेटेज है, उतना कंट्रीब्यूशन है, उसका योगदान है। तो इस अनुपात कहा भी जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल ये रीढ़ है। और कृषि विज्ञान इस कोर्स में आपको कृषि से जुड़े हुई सारी तकनीक, सारी नई चीज़ें, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी, रिसर्च, जो भी उसमें समस्याएं आती हैं, उन सब से जुड़ी हुई चीज़ों का हल है। हर एक पहलू पर इसमें पढ़ाई होती है। तो इसको जान करके जो भी विद्यार्थी हैं वो कृषि से संबंधित हर पहलू से अवगत होते हैं और जागरूक हो जाते हैं। इस वजह से भारत में कृषि का जो है दायरा आने वाले जो जनरेशन है उनके द्वारा और बढ़ सकता है। बिल्कुल। अभी सर कुछ आप बता रहे थे, मैं लगातार आपको सुन रहा था। अब मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय के अगर मद्देनज़र हम बात करें तो कृषि से संबंधित यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और फिर उन कोर्सों में आप क्या सुविधाएं मुहैया कराते हैं विद्यार्थियों को, अब आप बता सकते हैं। देखिए समीम जी, हमारे यहाँ अभी जो कृषि के क्षेत्र में जो कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स कोर्स है। दूसरा चीज़ कि आप इस हमारे विश्वविद्यालय में जितने विद्यार्थी, एक मैं इंटरप्ट थोड़ा करना चाहूँगा सर। जब हम ऑनर्स की बात करते हैं और बीएससी तो मेनली जो है वो 3 वर्षों का लोग कहते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था कुछ जगहों पे तो मैंने 4 वर्ष का देखा। तो ये थोड़ा सा बताते हुए आप आगे बढ़ें। देखिए आपने ये चीज़ बहुत अच्छा किया, अच्छा चीज़ पूछा कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ये बोलते हैं कि ग्रेजुएशन तो 3 साल का होता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर क्यों 4 साल का होता है। देखिए बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है। इसको हम लोग प्रोफेशनल कोर्स के नाम से प्रोफेशनल से नाम से जाना जाता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान के पाठ्यक्रम को हमारी यूनिवर्सिटी लागू करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद जो न्यू दिल्ली है उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है। दूसरा चीज़ कि उनके द्वारा जो बनाया गया हुआ एकेडमिक जो डीन कमेटी का जो सिलेबस है वो हमारे विश्वविद्यालय उसको फॉलो करता है। इसीलिए ये 4 साल का कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। और एग्रीकल्चर इज़ ए मल्टी साइंस सब्जेक्ट इसको बोला जाए, इसमें सारे कोर्स क्या बोलते हैं इंक्लूडेड है। 3 साल तक आपको बच्चों को थ्योरी नॉलेज लेना है। दूसरा चीज़ कि जो चौथा ईयर होता है, चौथा वर्ष होता है, जो 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर जो होता है उसमें रावे वर्क और जो स्पेशलाइज जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है, बच्चा को हम लोग मार्गदर्शन करते हैं कि आप किस फील्ड में जाने के लिए तत्पर है, जिस फील्ड में अगर वो जाना चाहता है उससे रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग उस पर दिया जाता है। बच्चा फिर अपना उसको ट्रेनिंग करता है और अपना प्रोजेक्ट वर्क करके उसके बाद हम लोग बाहर से एक्सपर्ट बुलाते हैं। वो अपना उसका वाइवा होता है, इंटरव्यू जो भी होता है प्रोसेस, और वो अपना फाइल को सबमिट करता है और पूरी तरह से एक अपना जो भी प्रोसीजर्स है वो उसको सबमिट करने के बाद हमारे विश्वविद्यालय से डिग्री लेके अर्जित करता है। इसमें कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर वो 4 सालों का होता है, इसके अलावा भी कोई कोर्स अभी हो रहा है? नहीं, अभी तो प्रेजेंट टाइम में हमारे विश्वविद्यालय में कोई कोर्स नहीं है, लेकिन हमारा जो कोर्स कराया जाता है उसके साथ साथ में जो विंटर वेकेशन, समर वेकेशंस, जो सेमेस्टर ब्रेक जिसकी बात कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेजते हैं। और उच्च जो आईसीआर के अंतर्गत जो संस्थान हैं, जैसे आपका रांची में है, आपका अभी जैसे सपोज ले कि आपके हजारीबाग में है, राइस रिसर्च सेंटर है, जैसे अभी हमारे जैसे कुछ विद्यार्थी जो हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र जो हजारीबाग में स्थित है वहाँ में भी ट्रेनिंग किए जाते हैं। कुछ बाहर से जो एक्सपर्ट हैं, जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय से, जैसे इलाहाबाद की बात करें, वाराणसी की बात करें, दिल्ली की बात करें,
जैसे बिहार से बात करें, साबौर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये सारे यूनिवर्सिटियों से एक दूसरे से अगर सीड कंपनी की बात करें तो अच्छे अच्छे जो मल्टीनेशनल सीड कंपनी है वहाँ के भी ब्रीडर से भी मेरी बात होती है, वहाँ के सीड टेक्नोलॉजिस्ट से बात होती है, सॉइल साइंटिस्ट से बात होती है, एग्रोनॉमिस्ट से बात होती है, पैथोलॉजिस्ट से बात होती है। तो वो भी टाइम टाइम पे हमारे यहाँ मार्गदर्शन वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से लोग एक्सपर्ट देते हैं, जिससे हमारे उचित मार्गदर्शन हमारे बच्चों को प्राप्त होता है। आपने एक अभी बात बताई कि इसे प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है और ये व्यवसायिक कोर्स में आता है। तो दरअसल चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसके मद्देनज़र हम जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स है वो भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये कितना प्रभाव डाल सकता है आने वाले समय में? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगर सामाजिक और भारतीय दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो जो हमारा रिसोर्सेस है, जो खेती का जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। हम सब जान रहे हैं कि आए दिन में प्रगति हो रहा है, विकास हो रहा है, जैसे रोड बन रहा है। दूसरा चीज़ कि अगर रोड बन रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लोग जहाँ पे खेती करना है वहाँ पे घर बना रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, तो जो हमारा खेती योग्य जो क्षेत्र है उसमें से पता चला कि पाथवे निकल गया, हाईवे निकल गया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप कर दिया गया। तो ये सारा चीज़ जो हमारा खेती योग्य जो ज़मीन है वो आपका लॉस में चला गया, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड हो गया। लेकिन उसके साथ साथ में आए दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। तो भाई आबादी बढ़ रही है तो उसको खाना पीना तो चाहिए। तो हमारे कम सुविधाओं में कृषि को कैसे अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, कृषि के क्षेत्र में कैसे फल, सब्जियां, अनाज, दाल, मसाले वाली फसल, इसके साथ साथ में पशुपालन, इसके साथ में कैसे हम लोग दूध का उत्पादन, ये सारी इत्यादि सारी तकनीकियाँ जो हैं वो हमारे क्षेत्र में कैसे उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए, जो इस क्षेत्र में इस बीएससी कृषि के सिलेबस में इंक्लूडेड है और ये ज्ञान बच्चे अर्जित करते हैं। वो हमारा संस्थान हो कहीं का भी संस्थान हो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता हो। अच्छा, एक जो बात एग्रीकल्चर को कहा जाता है कि विज्ञान, कला और व्यवसाय का यह मिश्रण माना जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विज्ञान की हम बात करें तो बहुत सारे इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो अगर बात करें तो जेनेटिक्स, सब लोग जानते हैं, मेंडल लॉ। अब आप जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजिकल क्षेत्र में चले जाएं तो जेनेटिक्स एक साइंस है। आप अगर बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो वो भी अपने आप में साइंस है। अगर बात करें हम क्या बोलते हैं पैथोलॉजी की तो वो भी अपने आप में साइंस है। तो ये सारी जितने इत्यादि प्रकार के जो साइंस है, जो कृषि से ताल्लुकात रखते हैं, एक दूसरे से अटैच करते हैं, जो साइंस इनबिल्ड है, बट उस साइंस को हम लोग कलात्मक तरीके से कि कैसे उसको उपयोग कर सके, वो सारा व्यवहार आपका इसमें इंक्लूडेड है। मैम के तरफ मैं फिर से एक बार रुक करूँगा। एक जो बड़ी बात जो ख़ास करके हम प्रोफेशनल कोर्स की जब हम बात करते हैं तो एक जो बड़ी बात निकल करके आती है वो ये कि जब हम इस कोर्स को करेंगे तो रोज़गार की कितनी फीसदी संभावनाएं बनती हैं। तो दरअसल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये व्यावसायिक कोर्स को कोई बच्चा अपनाता है तो रोज़गार के कितने क्षेत्र खुलते हैं उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए? रोजगार के बहुत सारे क्षेत्र हैं कृषि से संबंधित। अगर कोई बच्चा कृषि स्नातक है तो उसके लिए दो रास्ते खुलते हैं। या तो वो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसके सामने विकल्प होते हैं बैंकिंग के, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पोस्ट आता है। उसके बाद आपके IFS वगैरह के एग्जामिनेशंस होता है। ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा, जानते भी होंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ATM और BTM की बहाली हुई है। उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है। झारखंड में भी अभी कुछ 8 साल पहले ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट आया था। तो जैसे जिधर की वैकेंसी रहती है उस हिसाब से सरकारी महकमे में भी इनकी रिक्रूटमेंट होती है।
और अगर कोई बच्चा प्राइवेट की तरफ जाना चाहता है तो बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स और सीड कंपनीज़ होती हैं, उसमें ये टेक्निकल असिस्टेंट और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो उसमें ये इजीली जा सकते हैं, लेकिन उसमें उनकी खुद की मेहनत भी रिक्वायर्ड होंगी। बिल्कुल, वो तो ज़रूरी होती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसका दायरा सीमित नहीं है, अगर कुछ और सर आप बढ़ाना चाहें तो? देखिए मैडम ने बहुत सारा चीज़ कम शब्दों में इंक्लूडेड कर दिया है, लेकिन एक दो पॉइंट और भी हमें जब मुझे आप कैमरा घुमा दिए हैं तो हम कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए आपने जैसे मैडम ने बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर में, जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, तो जैसे पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जैसे कृषि स्नातक या कुछ ऐसे जो पोस्टेड हैं कि जो स्नातक स्पेशलाइजेशन कोर्स मांगा जाता है, तो उसमें भी कृषि स्नातक के छात्र चले जाएंगे। लेकिन अब उसमें हम करें कि यूपीएससी की बात करें, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी झारखंड में है, हम जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की बात करें, मैडम ने अभी बताया बिहार गवर्नमेंट का जैसे बीटीएम एटीएम की बात करें, और जैसे नियरेस्ट अबाउट जो सराउंडेड हमारे स्टेट से रिलेटेड जो यूपी है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, इसमें भी बहुत सारे इस तरह से जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट छात्र हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना जो भी पोस्ट निकल उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके साथ साथ में समस्याएं ये हो जाती है कि बच्चे कभी कभी अच्छे मार्गदर्शक नहीं, उन लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जो माइंड से मैंने अपने पाथवे से अनडायरेक्शनल वे में चले जाते हैं। तो वो हमारे विश्वविद्यालय के जितने प्राध्यापक हैं, साथ में हम लोग कुछ ऐसे जो मैनेजमेंट हमारी सुविधाओं को प्रोवाइड करती है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एक बात जो अभी आपने मार्गदर्शन वाली कही, तो हमारी बात हो रही थी अभी, तो मुझे ये पता चला कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय जो है वो मार्गदर्शन, अभी लॉकडाउन हुआ तो उसमें भी ऑनलाइन मार्गदर्शन, तो उसकी कोई फ़ी आप लोग रखे हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है विद्यार्थियों के लिए? कुछ नहीं, ऐसा कोई फीस नहीं है। हमारे जितने हमसे बच्चे जुड़ते हैं, यहाँ तक कि वो एक से वेबिनार के माध्यम से या हमारे सेमिनार के माध्यम से या फ्री कोर्सेज़ के माध्यम से या टेलीफोनिक, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो हमसे लगा हो गया है, हमारे टीचरों से लगा हो गया है, वो फ्री कभी भी वो कॉल करते हैं, और हमारे टीचर इतने कोऑपरेटिव हैं कि वो किसी भी टाइम पे उन लोग के क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। दूसरा चीज़ कि अभी हमारे बच्चे बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे झारखंड के अंतर्गत जो एनजीओज हैं, जैसे प्रधान सीड कंपनी है, उसमें भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो आईसीआर के अंतर्गत हमारे जो संस्थान है उसमें भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो बच्चे आए दिन वो प्रगति पे प्रगति करते जा रहे हैं। चलिए, इसी से जुड़ा एक सवाल है, उसके बाद फिर मैं समाप्त करूंगा। वो ये कि हालांकि ऐसे बच्चों की तादाद मैम बहुत कम होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कोर्स तो कर लेते हैं, बट उसे ये इच्छा नहीं होती कि मैं नौकरी करूं। तो ऐसे जो छात्र होते हैं, तो वो इस कोर्स को करके कैसे लाभ उठा सकते हैं? इनके भी बहुत सारे रास्ते हैं। जो बच्चे तुरंत स्नातक करने के बाद नौकरी अगर नहीं करना चाहते तो वो अपनी इसकी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं, एमएससी पीएचडी वगैरह कर सकते हैं और रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में बहुत स्कोप है। दूसरा ये है कि वो अपना खुद का फार्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इतनी उनकी तकनीक की आइडिया, मतलब तकनीक का उनको नॉलेज हो जाता है इन 4 सालों में, साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। तो अगर कुछ उनके पास इन्वेस्टमेंट है या फिर उससे वो बिज़नेस भी अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस वगैरह भी वो इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक बात जो विद्यार्थियों को जानने वाली है वो ये कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय लगातार समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन देता रहता है, और अभी लॉकडाउन के दौरान भी जैसा कि सर ने बताया कि कई बार मार्गदर्शन बच्चों को मिला है। और ये मार्गदर्शन विद्यार्थियों को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब मंजिल की राह हम तय करते हैं तो सही दिशा में चलना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये थे हमारे साथ आईसेक्ट विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद कुमार और इसी विभाग की सहायक प्राध्यापिका मिस रितिका नारायण। हमसे बातचीत करने के लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।